समझी अर्चना? ये तुम अर्चना तभी आई है। हाँ, किधर उधर दीपक तुम समझे जी? क्या समझे हमको बताओ, तुम ही हमको समझाओ। नहीं नहीं, कैसे ये क्वेश्चन कैसे बना है हमको समझाओ। हाँ ठीक है, एसएससी जीडी है। ये बुक कौन लाया है? तुम लाई हो नया? तब किसका बुक है ये? साहिल तुम लाए हो, ठीक है। इस बुक से अब इस बुक को डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी 7-8 बच्चे हैं एसएससी जीडी के। ठीक है, इसको दीपक हमको समझाओ। तुम भरे हो ना एसएससी जीडी? क्यों नहीं भरे जी? जानकारी नहीं था या पैसा नहीं था? तब काहे नहीं भरे? हाइट नहीं पुरता है? वहां नहीं जाना था? अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम जानोगे तो। हाँ, ये सवाल कैसे बना हमको समझाओ तो। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि औसत आयु इसका क्या होगा, औसत क्या होगा इसका? 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22 का औसत क्या होगा? इसको कैसे निकालेंगे? दीपक बताएगा। बताओ दीपक, बताओ। अभी तुम पढ़े ना, बताओ। हाँ बताओ दीपक। बैठो तुम, बैठो। हाँ, अगर एग्जाम में इतना लंबा जोड़ने लगोगे तब एग्जाम में हो पाएगा? एग्जाम में क्या होता है, समझो बात को। एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन एवरेज। भरे हो इंक? न्यू वाला किधर है? हाँ ठीक है, लो इसमें तब तक भरना, तब तक बात करते हैं। लो, रवि नहीं आया? ठीक है, देखो, जैसे कोई एग्जाम देने जाते हो, 100 क्वेश्चन रहता है, मोटा मोटी यही रहता है। कुछ अपवाद रहता है, जैसे बिहार बीपीएससी में पूछा जाता है, बिहार एसएससी में 100+ पूछा जाता है, कुछ अपवाद रहता है, लेकिन सामान्य तौर पे कितना, 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। मतलब इसमें जैसे कि 100 क्वेश्चन रहता है, तो सबका एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। एसएससी जीडी रहे, एसएससी रहे, बीपीएससी रहे, बिहार एसएससी रहे, कुछ भी रहे, बिहार दरोगा रहे, तो सब में अलग अलग मैथ पूछा जाता है। किसी में 10, किसी 12, किसी 15, किसी में 20, ठीक है। इसी तरह देखो, मैथ क्या है, पेचीदा चीज है। अगर तुमको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो मैथ तुरंत बन जाएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैथ नहीं बनेगा। और मैथ का प्लस पॉइंट आयुषी ये है कि मैथ में अगर बनेगा तो सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जीके जीएस में ये चीज श्योर नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, वहां याद नहीं रहेगा। लेकिन मैथ अगर तुम जान गए, चीज को समझ गए, तो मैथ में एकदम सटीक आंसर आ जाएगा, और वही आंसर को तुम देखोगे तो मिलाओगे तो ठीक हो जाएगा। मैथ में श्योर है, अगर 10 में से 7 क्वेश्चन बनाए तो 7 नंबर मेरा पक्का है, 7 नंबर मेरा तय है। तो ये सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आता है 10 नंबर, ये क्वेश्चन जो ये क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत समय लेता है बनाने में, ठीक है, बहुत समय लगेगा। और इसको 3 घंटा अगर दे दिया है, 3 घंटा में सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, सीमित समय में अगले 2 घंटे में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, ये चीज है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर सबको जोड़ के करने लगोगे तब बहुत समय लग जाएगा, तब तक में क्या हो, तुम्हारा टाइम टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जब तुम वो करोगे तो हम लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट कि कम समय में कैसे हो। इसीलिए मैथ में क्या होता है, कुछ तरीका होता है, ठीक है, कुछ शॉर्टकट होता है, कुछ जो है उसका विधि होता है बनाने का अलग। जैसे मैथ ऐसा चीज होता है, इसका बनाने का बहुत तौर तरीका है, बहुत विधि है। एक प्रश्न को 4-5 तरीके से बना सकते हैं। तो एग्जामिनेशन हॉल में वही तरीका सिखाया जाता है जिससे कम समय में सटीक आंसर निकल जाए, ठीक है, वही तरीका सिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को वो तरीका एक तो बनाने को सीखना है, दूसरा हमको शॉर्ट तरीका भी सीखना है। इसमें मिथुन मिथुन क्या बना है बताया कि कोई ऐसा नंबर को पकड़ेंगे जो कि क्या है, 10, 20, 30, 40 उस पूर्णांक में जैसे तुरंत कट जाए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 ये आ गया। अब इसके आगे क्या हुआ, ये काजल समझाएगी। सबको ऐड करके और मतलब जितना संख्या है, हाँ मतलब जितना आदमी है सबका आयु दिया है, हाँ, उतना आदमी का मतलब उसको जोड़ के घटा अभी तो चलो 7 दिया है, मान के चलो 50 दे देगा, तब क्या करोगे तुम? किसी का देगा 21 साल, किसी का देगा 32 साल, किसी का देगा 18 साल, और इधर दे देगा तुम्हारा 22 साल, इधर दे देगा 18 साल, और इधर दे देगा 29 साल, ठीक है। 6 दे दिया, इधर दे दिया, और इधर दे दिया 33 साल, इधर दे दिया 34 साल, इधर दिया 36 साल, इधर दिया 27 साल, इधर दिया 26 साल, इधर दिया, इधर दिया तुम्हारा इधर दिया तुम्हारा जो है 65 साल, 64 साल, ठीक है। कैसे करोगे तो 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19 आदमी का आयु दे दिया, तब
हम लोग को वहां करना है, मिलाना है कि किसमें जो है मैचिंग आ जाए, राउंड फिगर में कैसे आ जाए, कितना जल्दी आ जाए इसमें। तो यही मिथुन समझाया ना कि 21 और 29 को, इसमें 1 है इसमें 9 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 50 हो गया, तुरंत निकल गया। 26 और इधर 24 है, इस दोनों के जोड़ेंगे कितना निकल गया, इधर भी 50 निकल गया। 28 22 जोड़े कितना हो गया 50 हो गया, और कोई बचा इधर 25, तो 25 वो बचा। इतना कुछ करते हुए दूसरा वाला लो इसको, तो उसी तरह से यहां पर जैसे 7 6 13 13 6 19, अब इसको भी जोड़ें 21 और 29 कितना हो गया 50 हो गया। 32 18 कितना हो गया 50 हो गया। 22 और 18 40 हो गया। तो इस सबको राउंड फिगर में ले लिए तो कटाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और एक बात समझना, एग्जाम में तुम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम, वहां कुछ तरीका देता है, फॉर्मूला आता है जो कट से तेजी से हो जाए, ठीक है, क्योंकि कम समय में देखो ये तुम्हारा तकनीक को डेवलप करता है। जैसे रेलवे का देने जाओगे, एलपी देने जाओगे, या कोई टेक्नीशियन का देने जाओगे, वहां मैथ का वेटेज नहीं है, वहां मैथ का कोई यूज है, और थोड़े तुमको गुना भाग करना है। वहां क्या है कि उस सिचुएशन को कैसे तुम डील करते हो, उस सिचुएशन को कैसे तुम हल करते हो। कोई सिचुएशन आएगा इसको और दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, इस चीज का चेक किया जाता है। इसीलिए मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़िया हो, चीज को कंसेप्ट बढ़िया हो, चीज को तौर तरीका, एक विकल्प के अलावा दूसरा विकल्प भी रहे, ये सब चेक किया जाता है। ये सब मानसिक तौर पर ऐसा किया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को एक तो पहले क्या है, बनाना सीखना हो, कैसे बनाता है, उसके लिए कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट। और उसके बाद क्या है कि इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट या फिर इसका ट्रिक क्या है, ठीक है। ये तरीका पहला तो ये वाला तरीका है, इसमें थोड़ा सा मास्टरमाइंड होगा तो शॉर्टकट। और इस दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा तुमको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज, उसी समझ में आएगा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा कोई भी क्वेश्चन देखना बनाने का, उसका कोई ना कोई ट्रिक रहेगा। ऐसा ट्रिक रहेगा जो कट पट जाएगा, ऐसा ट्रिक रहेगा जो सॉल्यूशन तुरंत का निकल जाएगा, समझे। तो इस प्रकार का रहता है। क्या हुआ मिथुन, अच्छा इतने सब ही रहते हैं। चलो पिछला दिन जो है संडे को क्या सब किए तुम लोग, क्या सब किए संडे को, आयुषी क्या की संडे को, ब्यूटी नहीं आई आयुषी, और दीपक भी नहीं आया, नितेश कहाँ है। मौसम चेंज हो रहा है, दिख रहा है हमको भी, गला में हो गया है, मौसम जो चेंज हो रहा है, तबीयत का तुम लोग ध्यान रखो, फूल फूल पहनो भी तुम, समझे जी। हाफ पहनने से नहीं होगा, देखो भी जैकेट पहना, तुम भी स्वेटर जैकेट पहना करो, कुछ ऐसे पहनो, फुल पहनो, क्योंकि ठंडा जो है बढ़ गया है तो दिन से अचानक से। चलो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, 1916 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वाधीनता का द्वितीय चरण, यही पढ़ने वाले थे हम लोग। देखो तो वही है क्या, इस बुक को अभी हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग का 11 सब बज जाएगा या 11:15, इस बुक को करेंगे। एसएससी जीडी में हम लोग देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या तुम लोग से बन पा रहा है, इस दोनों चीज को हम लोग देखेंगे अभी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, हम लोग मिथुन चरणबद्ध तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, 3 चरण में बांटे थे राष्ट्रीय आंदोलन को। तीनों चरण मिथुन ईस्वी के साथ ड्यूरेशन याद है चीज का, 1885, हाँ 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 हाँ, तीसरा चरण ये 1919 लेके 47 तक। तो आज हम लोग 1915 के बाद पढ़ेंगे। 1915 में क्या क्या देश के स्तर पर क्रियाकलाप हुआ। नेहा वो क्यों नहीं आ रही है, साइमा उसका भी तबियत खराब, यही है तुम्हारा शाहरुख, क्या तबियत खराब था परसों सैटरडे, क्यों नहीं आए थे बताओ। अच्छा तुम जाके आज हमको ऑफिस में मिल लेना, ठीक है, क्लास जैसे खत्म होगा मिल लेना। रश्मि तुम भी हमसे मिलना, बुक लाई हो ना स्पीडी वाला, तुम लाए हो बुक, ठीक है। और कौन न्यू स्टूडेंट है, हाँ अर्पणा, तुमको भी क्या करना है, एक बुक खरीद लेना है, ठीक है, उसको करेंगे। और क्लास के बाद तुम भी हमसे मिल लेना,
चलो ये हो गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। जैसे तुम लोग देखे होगे मिथुन, स्पेस टेक्नोलॉजी, जब तुम बीपीएससी का मेंस दोगे, ठीक है, सिविल सर्विसेज का जब मेंस दोगे तो वहां तुमको जीएस का सेकेंड पेपर में रहता है, इस पे रहता है इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक। बीपीएससी का जीएस का सेकेंड पेपर में जो है थर्ड सेगमेंट है और थर्ड है, उसमें रहता है साइंस टेक्नोलॉजी। उसी में पूछा जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या पूछा जाएगा? स्पेस टेक्नोलॉजी। उसी में तुमको पढ़ना पड़ेगा जीएसएलवी, पीएसएलवी, इसरो, उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट, और ये सब किस प्रकार से प्रणोदक और ये नाइट्रोजन ये काम करता है, ये सब, ठीक है। तो उसी में जब तुम लोग पढ़ोगे रॉकेट को, कई सारे चरण में बांटा जाता है। रॉकेट का जो बूस्टर होता है उसका एक सीमा आता है, वहां से जाके बूस्टर को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। 2-3 चरण के बाद रॉकेट अपने कक्षा में स्थापित होता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? कक्षा में स्थापित होना, लेकिन उसको जो है वहां तक पहुंचाने के लिए बूस्टर का काम किया जाता है, ठीक है। वही चीज है हम लोग का जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हम लोग पढ़ रहे हैं का चरण, हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंदोलन के माध्यम से देश को आजाद कराना। और उसी में क्या है कि आदमी करते करते थक जाता है। आंदोलन करते, आंदोलन जो होता है बहुत लंबा चलता है। आंदोलन कोई भी देखो कम समय वाला आंदोलन नहीं होता है। तो उसमें क्या था, अलग अलग जो है अलग अलग समय में अलग अलग लोग मिलते चले जाते हैं और आंदोलन आगे बढ़ता चला जाता है। तो यही आंदोलन को हम लोग पढ़ने के लिए, आंदोलन, वो भी आंदोलन में कैसा? राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र के स्तर पे जो आंदोलन का आयोजन होता है उसको बोल राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग पढ़े थे 3 चरण में। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। और यह उद्देश्य क्या था? देश की आजादी, देश की अंग्रेजों की दास्तां से आजादी, अंग्रेजों की दास्तां या गुलामी, गुलामी से आजादी और अपना शासन, स्वशासन स्थापित करना, और अपना शासन, स्वराज, पूर्ण स्वराज, स्वशासन के माध्यम से स्थापित करना, स्वशासन के माध्यम से स्थापित करना, यह था इस आंदोलन का उद्देश्य। उसी आंदोलन को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग देखते हैं 3 चरण में बांटा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तृतीय चरण हम लोग देखते हैं कि आजादी के क्रम में पहली बार लोग जो है देश को आजाद करने के लिए संगठित हुए, एकजुट हुए। नहीं तो इसका अलग सोचता, इसका अलग सोचता, इसका अलग सोचता, इसका अलग सोचता। जैसे क्या है कि पहले रियासत, रियासत बोलते हैं जो राजा महाराजा होते हैं, चित्तौड़गढ़ होते हैं, मेवाड़ होते हैं, आगरा थे, दिल्ली थे, सब जगह की क्या थे? रियासत थे। वो सब रियासत अपने अपने राज्य को बचाने के लिए प्रयास करते थे। सबका एक मुद्दा नहीं था, कोई एक वो नहीं था, एक सोच विचार नहीं था। तो वही चल के आगे चल के रियासत, जनता, ये सब एकजुट हुए। एकजुट कैसे हुए? संगठन के स्तर पे। और ये सब मिलके लोग प्रयास किए, सब लोग मिलके कि देश को आजादी दिलाना। उसी क्रम में प्रथम चरण इसलिए रहते हैं क्योंकि 1885 में यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ है संगठन के तौर पे। और यहाँ से लेकर 1905 तक जो कार्यकर्ता जो सक्रिय हुए उसको बोला जाता है प्रथम चरण। ये क्या हुआ? बौद्धिक वर्ग थे, ये काफी शिक्षित वर्ग थे। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, पत्रकार, ठीक है, कोई रिटायर जो है ना सर्विसेज से, ये सब थे और पढ़े लिखे शिक्षित थे, अंग्रेजी जानते थे, काफी भाषा जानते थे। तो ये हुए। फिर द्वितीय चरण आया जिसमें काफी उग्र वाले लोग हो गए। तो इसका पढ़े थे 1905 से 1919 और उसके बाद फिर चले थे 1919 से 1947 गांधी जी के चरण में। तो आज हम लोग इसी का चर्चा, इसी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। 1885 से 1905 तक देख लिए, बंगाल विभाजन तक। बंगाल विभाजन जैसे हुआ मिथुन, वहां से क्या हुआ? देश का रूपरेखा बदल गया। लोग क्या है कि जो हिंसा के माध्यम से जो है आंदोलन को उग्र करने लगे और वो उसके माध्यम से देश को आजादी करने का प्रयास करने लगे। उसी में देखते हैं कि अंग्रेजी जो है वस्त्रों की होली जलाई गई, ठीक है, स्वदेशी को अपनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, यहाँ पे अलग प्रकार का। और यहाँ पे लोग जो एकजुट होने लगे, लोग संगठित होने लगे और चाहने लगे कि जल्दी से जल्दी अंग्रेज को भगाया जाए, तो मार वार का सहारा लिया जाए। तो यहाँ से आंदोलन दूसरे चरण में अलग प्रकार में घूम गया, अलग शिफ्ट हो गया।
आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके 1900 जन कौन चरण हम लोग पढ़ेंगे? द्वितीय चरण ना, 1915 से 1905 हो गया, 1915 करो, 1905 ना, 1915 से 1919, ठीक है। तो इसी में हम लोग जो है थोड़ा सा लिख लो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण रहा। अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण रहा। इसी चरण में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इसी चरण में, इसी स्टेज में, इसी चरण में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ तथा होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। तथा होम रूल आंदोलन, तथा कलम इसको दूसरा दो, उसमें दिखेगा, तथा होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। तथा होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग का गठन तुम लोग पढ़ते हो मिथुन? होम रूल लीग का गठन कौन किए थे? और हाँ, ये दोनों सहयोग से हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यही था कि कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में, वो 1916 में एकजुट हो गया और मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। और क्या है कि होम रूल लीग का जो गठन हुआ, ठीक है, का शुरुआत हुआ। उसका अगला पॉइंट लिखो। इस चरण की सबसे उल्लेखनीय विशेषता, अगला पॉइंट है, इस चरण की सबसे उल्लेखनीय विशेषता, सबसे उल्लेखनीय विशेषता महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी का भारत आगमन, का भारत आगमन, का भारत आगमन। रुको एक मिनट, तुम लोग इधर थोड़ा ध्यान दो। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, जो लोग महान होते हैं या फिर जो ऐसा काम किए जाते हैं जो कि समाज हित को या बड़े लेवल पे जो है, मास लेवल पे जो है, देश को, समाज को सशक्त करने या फिर उसको बेहतर करने का प्रयास, उनके आगे जो है स्वर्गीय और श्री ये सब जो है ना, ये सब नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये महान हो गए, एक क्रांतिकारी थे। तो यहाँ जो है दो चीज है, कहीं पे दिखे होगे महात्मा गांधी, कहीं पे लिखा हो गांधी जी, रहता है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर नाम पूरा लोगे, ठीक है, तो उनका नाम महात्मा गांधी लिखोगे, क्योंकि मेंस में जब मिथुन लिखोगे ये चीज, तो उस चीज से क्या होता है, तुम्हारे प्रति, ठीक है, तुम्हारे प्रति कॉपी जो चेक करते हैं उनका धारणा बनता है, इस लड़के का का सोच कैसा है, क्योंकि यही लड़का आगे चल के सेलेक्ट जब हो जाएगा इंटरव्यू के माध्यम से, फिर प्रशासन में जाएगा। तो लिखने से क्या होता है, तुम्हारा चरित्र दिखता है, तुम्हारा थॉट दिखता है, तुम्हारा विचार दिखता है, तुम क्या सोचते हो, क्या अनुभव करते हो, क्या आगे का रास्ता दिखाना चाहते हो, ये चीज प्रकार कैसे चलता है, लिखने से। यहाँ ना सब और कॉलेज में या टीएमबी में तुम लोग कॉपी भर देते हो, यहाँ ऐसे से करता है, लेकिन जब तुम लोग बड़ा एग्जाम दोगे ऑफिसर वाला, यूपीएससी बीपीएससी का, तो आदमी से तो तुम मिले नहीं, तुम्हारा क्या थॉट हम कैसे जानेंगे। जैसे सपोज एगो बात बोल दी अभी, जैसे ही जैसे बोल देंगे एगो बात, जैसे गांधी जी के बारे में दो शब्द लिखो, तो कोई आदमी जो है उनके अगर जो संघर्षों को बताएगा, उनके भारत आगमन को बताएगा और देश की आजादी में उनका योगदान, और वर्तमान में गांधी जी क्यों प्रासंगिक है, क्यों गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, क्यों जो है कोई विदेशी आते हैं क्यों उन्हीं के जो है वहां से फूल चढ़ा के डिप्लोमेटिक स्तर पे शुरुआथ करते हैं, ये सब जो बताएगा उसके अंदर समझ में आएगा नहीं ये चीज को समझता है, इसके अंदर गहराई है। और कोई सामान्य तौर पे बताया कि नहीं ऐसे थे ऐसे थे, तो विचार से पता चलता है कि उसका क्या थॉट है, उसका क्या सोच है। तो इसीलिए कोई बड़ा एग्जाम में देखोगे लिखा हुआ जो होता है, उसी तरह से क्या कि तुम लोग को लिखना पड़ेगा वहां पे महात्मा गांधी, जैसे वर्तमान समय में अगर नाम लिखोगे
केवल महात्मा गांधी। और गांधी लिखोगे तो गांधी मत लिखना, गांधी जी लिखना, ठीक है। और जैसे ये भी लिख सकते हो महात्मा गांधी जी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जी लगाते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लगाओ चलेगा। केवल इतना सा नाम जो है लिखना है तुम लोग को, महात्मा गांधी। और पूरा नाम लिखोगे तो राजेंद्र जी, अगर साफ में लिखोगे राजेंद्र जी। होता क्या है मिथुन, वहां जब फास्ट लिखोगे एक एक सेंटेंस, अगर यहाँ पे 10 सेंटेंस लिखे, ठीक है, और जो है समय बहुत कम लगता है, 10 सेंटेंस अगर बचा लिए तो जो है 1 घंटा में तुम 50 सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख दोगे, ठीक है। इसीलिए वहाँ चीज बड़ा बड़ा नहीं लिखा जाता, टू द पॉइंट लिखा जाता है। और चीज जैसे महात्मा गांधी जी लिखे, हम 2 शब्द हो गया, हम 3 शब्द हो गया, महात्मा लिखना पड़ा यहाँ गांधी। और इंग्लिश वाला जो लिखता है उसको क्या है कि कलम घुमाना उठाना नहीं पड़ता है। और हिंदी वाले क्या होता है, 4 बार कलम उठाना पड़ता है ना, इसलिए इंग्लिश वाला थोड़ा फास्ट लिखता है, हिंदी वाला स्लो लिखता है, ठीक है। ये सब चीज का डिफरेंस पड़ता है, तो वहां पे ये सब चीज को ध्यान रखते हुए लिखना है। तो यही बात था, सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्या था, महात्मा गांधी का भारत आगमन तथा राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना था। नेतृत्व संभालना था, जिससे देश के आंदोलन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। देश के आंदोलन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला हेडिंग, तो लखनऊ अधिवेशन यहीं से शुरू होता है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। देखो एक चीज समझो, जैसे तुम लोग अभी जैसे एग्जाम देने जाओगे, बीपीएससी का, दरोगा का, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस का, बीपीएससी को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसमें पीटी निकालने के बाद मेंस लिखना पड़ता है। लेकिन दरोगा में क्या होता है, पीटी निकालो तो मेंस जो होगा वो भी 1 लाइनर या 1 डे होगा। बिहार एसएससी का भी जो मेंस होगा वो भी 1 लाइनर होगा। और बीपीएससी ये बिहार पुलिस में तो 1 ही टाइम एग्जाम होता है। तो यहाँ पे तुम लोग पे 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है, प्रश्न, वो 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहला होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दूसरा होता है फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या होगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा, तो उसके लिए पूरा विस्तार समझना पड़ेगा। ये बेसिकली पूछा था यूपीएससी में, बीपीएससी में, और बिहार दरोगा के मेंस में, एसआई के मेंस में, ठीक है, बिहार दरोगा के मेंस में बेसिकली यही पूछा जाता है। और फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 2 पूछा जाता है, यूपीएससी के पीटी में ही पूछा जाता है, ठीक है, ऑप्शन देके 1 2 3 स्टेटमेंट देके, यूपीएससी के पीटी में, बीपीएससी के पीटी में, उसके बाद क्या है, बिहार एसएससी के पीटी में, पीटी प्लस मेंस में, और उसके बाद बिहार दरोगा एसआई के मेंस और प्लस पीटी प्लस मेंस दोनों में, और फिर बिहार पुलिस के पीटी में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी। जैसे क्या है कि बिहार पुलिस में अभी जैसे एसएससी जीडी का प्लस एसएससी जीडी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एसएससी जीडी में कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। पहला क्वेश्चन ये है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। दूसरा जो है दरोगा में ही पूछा जाएगा कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कितना पूछा जाएगा, अध्यक्षता किसने की थी। ये सब कैसा क्वेश्चन है, फैक्चुअल 1 लाइनर क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा जैसे यूपीएससी या बीपीएससी में कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, पहला स्टेटमेंट,
जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट कि लखनऊ अधिवेशन के अंतर्गत ही जो है गरम दल और नरम दल के बीच जो है मध्यस्थता हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट कि यह जो है इस अधिवेशन को जो है सफलतापूर्वक जो है आयोजित करने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को दिया जाता है। ठीक है, ये दिया। तो ये 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, तीनों स्टेटमेंट देखे। ये पूछा जाएगा यूपीएससी में और बीपीएससी में। तो वहां पे क्या यूपीएससी बीपीएससी के लिए थोड़ा सा लेवल क्या है, तुमको अप रखना पड़ेगा, थोड़ा चीज को समझना पड़ेगा, अंदर का बात जानना पड़ेगा। और इस सब में क्या है नहीं जानना पड़ेगा। तो हम लोग क्या है पढ़ाई को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट आवर पहला जैसे क्या है कि 9:30 से 10:30, चलो अभी तो मैथ चल रहा है, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआती 1 घंटा या आधा घंटा जो क्या चलेगा कंसेप्ट में, ठीक है, कंसेप्ट चले। और दूसरा जो है घंटा जो चलेगा वो किस पे चलेगा, फैक्ट पे, ताकि तुम लोग को क्या है कि फैक्चुअल एग्जाम जो आने वाला है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी, उसका भी कमांड हो जाए और इधर भी समझ में आ जाए। जब 2 साल 4 साल के बाद मन करेगा नहीं हमको दरोगा का तैयारी करना है या बीपीएससी का तैयारी, क्योंकि ये सब का उम्र कितना है 40 साल तक। तुम लोग 40 साल तक दरोगा बन सकते हो, 40 साल तक एसडीएम डीएसपी या कोई भी अधिकारी बन सकते हो, और 35 साल तक यूपीएससी में कोई भी अधिकारी बन सकते हो। मान के चलो अभी सबका तो वही 20 22 23 साल उम्र हो रहा होगा। अभी मान के चलो साल 2 साल में नौकरी लग गया तो तुम लोग यूपीएससी निकालने के लिए अगला 10 साल रहेगा, और बीपीएससी दरोगा ये सब निकालने में 15 साल रहेगा। मन उब जाएगा नौकरी करते करते, मन कहेगा नहीं हमको कुछ और बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, हम ये सब बिहार पुलिस और ये सब बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हमको कुछ बड़ा करना है। तो उसके लिए क्या करो, लीव लोगे, उसमें पढ़ने का उतना समय नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। और अभी चीज समझा हुआ रहेगा तो वहां क्या है तुमको आसान हो जाएगा। ठीक है, फैक्चुअल जानते ही हो, बस कंसेप्ट थोड़ा समझना है, 1 साल 6 महीना समझ देना, उसका तुम्हारा उधर क्लियर। इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं तुम लोग को समझा के पढ़ाएं और फैक्चुअल पढ़ाएं। और फैक्चुअल अगर पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना हमारे पास टाइम नहीं, इसीलिए क्या खरीदना है तुम लोग को, इसीलिए ये वाला बुक खरीदवाए हैं, ताकि इस बुक से जो है आधा घंटा हम लोग रोज पढ़ें। क्योंकि ये इस बुक में जितना है उसको अगर मिथुन पढ़ा दिए लिखाएंगे तो इसी को लिखने में 1 साल लग जाएगा, अगर लिखा पढ़ेंगे बहुत समय लगेगा। इसीलिए इस बुक को हम लोग को डेली पढ़ना है, घर पे ही पढ़ना है, इसी बुक से तुम्हारा कोई वनडे निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग करेंगे क्या कि जो किरण पब्लिकेशन का था उसको भी आगे चल के लेंगे। तो शुरुआती घंटा यही कंसेप्ट को समझाएंगे और फैक्ट के लिए इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन लिखे, इसका मतलब थोड़ा सा लिखो। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, अधिवेशन राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता, और राष्ट्रीय एकता, और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण से ऐतिहासिक अधिवेशन था, ऐतिहासिक अधिवेशन था। ऐतिहासिक अधिवेशन था। कैसे ऐतिहासिक, कोई भी चीज ऐतिहासिक कैसे होता है ये साहिल, कोई भी चीज ऐतिहासिक कैसे होता है, अगर उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसका जो है बहुत कुछ कुछ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, वैसा कुछ बड़ा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में ऐतिहासिक घटना हो जाएगा। जैसे कई सारा चीज उदाहरण दे सकते हो, जैसे क्या है कि जैसे एक बात ही बताते हैं, जैसे यहाँ से क्या है कि 4 लेन जो है हम लोग की तरफ से या एयरपोर्ट बनने वाला है, ये अपने आप में क्या होगा, एक ऐतिहासिक चीज घटना होगा। जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, खंडर के रूप में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाएगा, बहुत विदेश से लोग सब पढ़ने आने लगेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में ऐतिहासिक घटना हो गया। जो वर्षों से नहीं हो पाया था वो जो है अब होने जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक घटना हो जाएगा। इसमें 2 चीज देखते हैं, 1907 में तुम लोग को याद है क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस में घटना घटित हुआ था, क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस में क्या हुआ था, दोनों में क्या हो गया था, भिड़ंत हो गया था, नरम दल और गरम दल में दोनों अलग अलग हो गया था। अब बताओ, एक तरफ पार्टी इधर बैठे हो, बेंच के इस तरफ बैठे हो नरम दल, एक तरफ बैठे हो उधर गरम दल, दोनों आपस में लड़ गए कि नहीं हम ये करेंगे हम वो करेंगे। इससे क्या हो गया, इससे हो गया क्या
ये दोनों सटीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे, दोनों क्या है कि बन नहीं लगेगा। जब पढ़ने बैठोगे वो उसके प्रति सोचेगा गलत, ये इसके प्रति गलत सोचेगा, उससे क्या है जो तुम लोग का उद्देश्य है जल्दी जल्दी सिलेक्शन ले पाना, वो क्या है पूरा नहीं हो पाएगा। मान के चलो गरम दल का नेता है मिथुन है, नरम दल की उधर जो है वो है क्या नाम है उसका, काजल है, ठीक है। तुम लोग क्या है क्लास में किसी को डाउट रहता है कुछ भी रहता है तो अपना समय मिलता है तो समझा देते हो। अब उस वाले पार्टी को ही समझाएगा, इस वाले पार्टी को वो समझाएगा, इससे क्या होगा दोनों का उद्देश्य कि हमको जल्दी सिलेक्शन लेना है, ये कहीं कहीं खराब होगा ना। तो यहाँ पे यही हुआ था 1907 में, क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल में आपस में क्या हो गया, मनभेद हो गया, ठीक है, विचारधारा के स्तर पे। ये सोचता था जल्दी से जल्दी काम करें, ये सोचता था संवैधानिक तरीके से काम करें। अब क्या है कि दोनों का क्या है कि जो अलग अलग हो गया देश की आजादी में बाधक हो रहा था, अब दोनों अगर एकजुट होकर काम करेगा तो क्या है बढ़िया से होगा। तो यही 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ कि जो है दोनों एक हुआ, गरम दल नरम दल। तो इस आधार पे क्या है ऐतिहासिक घटना हुआ। 1907 में जो घटना खराब हुआ था उस चीज को व्यवस्थित कहाँ पे किया, 1916 में। कितना घंटे साल लग गया, 16 हजार 3 19 वर्ष लगा ना, हाँ 1907, हाँ हाँ 9 वर्ष लगा। तो 9 वर्ष में वो चीज हुआ। और दूसरा क्या है कि लीग जो 1906 में हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ना, मुस्लिम लीग का भी जो है दूसरे प्रकार का सोचता, वो मुस्लिम के संरक्षण, मुस्लिम के हितों के लिए सोचता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबको लेकर चलता था, उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, जैन भी था, पारसी भी था, सभी समुदाय के लोग किसमें थे। जैसे दादा भाई नौरोजी कौन थे, पारसी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये क्या थे, मुस्लिम थे, ठीक है। और भी कई सारे हिंदू थे, बाल गंगाधर तिलक से लेके कई सारे, जैसे एनी बेसेंट सब बाहरी थी, ठीक है। तो इसमें सब लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, विदेशी भी थे। लेकिन मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम समाज का उत्थान, मुस्लिम समाज के जो है संगठन के लिए काम करना, इनको वो दिलाना। तो ये क्या अलग अलग से चल रहा था और ये संगठन लेकर चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे मिला दिया जाए तो यहाँ के मुस्लिम भी यहाँ मुस्लिम भी मिल के जो है उसके समाज को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये दोनों भी अलग अलग चल, इसको भी क्या कर दिया गया, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समझौता। तो इस दोनों के ये दोनों ऐतिहासिक घटना था। इसी दृष्टिकोण से लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ, बहुत ऐतिहासिक घटना है। तो अगला पॉइंट लिखो, समझे, इतना समझाए तो ये सब समझ किसमें काम आएगा आयुषी, है? जब कभी मेंस लिखो किसी चीज का या फिर बिहार दरोगा का जब मेंस होगी उसमें ये सब काम आएगा, ठीक है। उसी पॉइंट लिखो। अगला ऐतिहासिक घटना था, लिखो पहला, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए। दूसरा कांग्रेस, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हो गया। लिखो अगला पॉइंट लिखो, बाल गंगाधर तिलक तथा बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा इस समझौते में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। जिस कारण, लिखो अगला, जिस कारण 1917 में एनी बेसेंट को 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष होने का, प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का
गौरव प्राप्त हुआ? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ? अगला पॉइंट लिखो। 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन संपन्न हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन संपन्न हुआ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का अधिवेशन संपन्न हुआ जिसमें कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे मिथुन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे जी? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार तथा मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना की है। तथा मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना की है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखे थे जिसमें कांग्रेस 1916 में लखनऊ में जो है मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग का अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार की है। यही तो लिखवाए थे। अगला पॉइंट लिखो। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन मतलब क्या है, तुम लोग को कुछ भी निगेटिव अगर लिखना है तो कैसे लिखोगी? हाँ, जैसे पहले पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है, उसके बाद निगेटिव, फिर उस चीज को क्या करना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो यहाँ पे दो चीज देखे। पहला तो क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुआ। कांग्रेस का नेतृत्व सभी लोग कर रहे थे, सभी लोग मिलके, और मुस्लिम लीग केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग नेतृत्व करते थे वहां से। अब क्या है कि दोनों जब एक हो गया तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, लेकिन यहाँ पे एक घटना ऐसा घटित हुआ जिसका अंजाम बहुत खराब हुआ, और जाके आगे चल के जिसका बीजारोपण मिथुन 1909 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार, याद है? इसमें क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन, याद है? मुस्लिम समाज के लोगों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो गांधी जी या फिर कोई एक विदेशी बोलते हैं, मतलब बहुत बड़े क्रांतिकारी, कि कांग्रेस का विभाजन का नींव जो है यहीं पे जो है, ये भारत के विभाजन का नींव यहीं डाल दिया गया था। यहाँ से क्या है कि पृथक निर्वाचन का क्या है, मुस्लिमों को दे दिया गया, इनके लिए अलग से लोग जो है इन्हीं लोगों में से वोटिंग कर सकते हैं। और 1916 में जाके क्या हो गया, कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन को मान लिया गया, पृथक निर्वाचन को। ठीक है, यहाँ मान लिया गया। जब इनको क्या है अधिकार मिलने लगा तो यहाँ पर से ये लोगों के लिए और मांग करने लगे, और यही जाके 1947 में क्या एक मुस्लिम कम्युनिटी अलग हो गया। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग हो गया, और दूसरा वर्ग था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि ये जो मुस्लिम, जो विशेष मुस्लिम था, जो लीग से संबंधित था, मुस्लिम लीग से, ठीक है, और ये क्या हुआ, इसको लगा कि नहीं, यहाँ पर हमारे अधिकारों का शोषण होगा,
तो ये सब जाके देश की आजादी के समय कहाँ चले गए सब? पाकिस्तान। कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पे लगा कि नहीं, हम लोग मुस्लिम सब एक जगह रहेंगे, वहां पे हित होगा। और एक दूसरा वर्ग था जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जैन भी थे, पारसी थे। और यही मुस्लिम, अभी जो परिवार तुम देख रहे हो मुस्लिम समाज में, इनके पूर्वज क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थे, वो भी देश को आजाद कराने में क्या है लगे थे, अपना कुर्बानी दी, अपना बलिदान दिए, अपने आप को क्या निछावर कर दिए। और उन्हीं के आज जो है वंशज जो है अपने देश में, भारत में गौरवान्वित सर चौड़ा करके रहते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में जो मुस्लिम गए वहाँ का स्थिति देखते हैं कैसा है, बहुत स्थिति खराब है। वहाँ पे क्या कि बहुत चीज है, बहुत गरीबी है, बहुत बेरोजगारी है, संसाधन का अभाव है, सरकार सही से नहीं है, सेना पे नियंत्रण है। तो यही बात था। ठीक है। और इसीलिए जो है यहाँ पे कई लोग कहते भी हैं, जो मुस्लिम विरोधी लोग होते हैं, कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों चलेंगे पाकिस्तान? ये लोग भी देश आजाद करा है, इसीलिए सब भारत में रहते हैं अच्छे से। तो यही वो कंसेप्ट था। तो यहीं से जो लिखवाए थे वो पॉइंट, किंतु लिखे थे लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को समर्थन देने से, समर्थन देने से, समर्थन देने से संप्रदायवाद, संप्रदायवाद को बल मिला, को बल मिला, संप्रदायवाद को बल मिला। अब हमको कोई लड़का या लड़की समझाएगा जो समझता है संप्रदायवाद ये क्या होता है, क्योंकि 95% जो बच्चे नहीं समझे होंगे कि सर संप्रदायवाद होता क्या है। कोई जानते हो इसका मीनिंग? कौन जानता है? तुम जानती हो, बताओ क्या होता है। संप्रदाय मतलब ये धर्म से रिलेटेड। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और बताओ आगे। मतलब किसी एक धर्म को लेकर आपस में झगड़ा करना। हाँ एकदम सही बात बोली। इसमें क्या था, धार्मिक। हाँ बताओ। धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना। एकदम सही बात है। और बताओ। यही सब पॉइंट है तुमको जो विशेष बनाता है। यही सब चीज देख के हमको लगता है कि तुम जो है आगे चल के बीपीएससी कर सकती हो। बशर्ते क्या है कि गलत सब चीजें फंसना नहीं है। होता क्या है, जैसे कोई पेड़ है, कोई पेड़ को हम लोग लगाए, पौधा को लगाए, और जो है पौधा क्या है, मिट्टी का सीना चीर चीर के बीज रूप में अंकुरित होता है और फिर पौधा का रूप लेता है, वृक्ष का रूप लेता है। अगर वहीं पर अगर काट दिया जाए तो कभी पौधा का रूप ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो तुम लोग के जीवन में बहुत तरह का कष्ट आएगा। मतलब जैसे पेड़ पौधा को क्या आता है, कभी आंधी आता है, कभी तूफान आता है, कभी बहुत घनघोर बारिश आता है, ठीक है, और कभी सुखाड़ आता है ना। जितना पेड़ पौधा को ये सब लगता है उतना पेड़ पौधा क्या होता है, कुछ पेड़ पौधे मर जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे बच जाते हैं। और जो पेड़ पौधे बच जाते हैं वो क्या होते हैं, विशाल आकार लेते हैं, बहुत फल देते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो उसी में से कई बच्चे आने वाले भविष्य में देखें पानी इसमें ऐसे होंगे जो कि क्या है, जिनके जीवन में भी बहुत आएगा, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, बहुत ज्यादा भटकाव आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आकर्षण आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ गलत भावना आ जाएगा। वो सब क्या है, ट्रैक से भटक जाएंगे। ठीक है। और जो बच्चे ट्रैक में रह गए, जो बच्चा इसी अंदाज से मेहनत करते रह गया, वो आगे चल के बहुत बड़ा चीज कर जाएगा। इसीलिए सब बच्चों को यही संदेश है कि किसी को ट्रैक से भटकना नहीं है। ठीक है। कैसा भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, उस उतार चढ़ाव क्या करना है, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है, और उस उतार चढ़ाव में अपने आप को खो नहीं जाना है। ठीक है। हर बच्चे में वो क्षमता है कि वह जो है कुछ भी कर सकता है, इतिहास रच सकता है। समझे? तो तुम लोग के जीवन में भी घटना आएगा, क्योंकि तुम लोग का जो एज है सबसे गोल्डन एज है। और यहाँ से क्या है कि तुम लोग को बहुत चीज आएगा, कई चीजों से आकर्षण भी होगा, कई चीजों के बीच दिमाग भटकेगा, कई गलत सलत लोग भी मिलेंगे, सब तरह के मिलेंगे। यहाँ खाली बचना नहीं है। तो वही क्षमता तुम्हारे अंदर है, क्या नाम है, काजल नाम है, कि तुम भी जो है बीपीएससी क्वालिफाई कर सकती हो। बशर्ते इसी तरह जैसे पढ़ रही हो मेरे पास अभी। कब होगा तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा? 25 में। बस 25 का होगा, 26 तक तुमको मेरा क्लास क्या करना है, ज्वाइन नहीं, छोड़ना नहीं है। हाँ 26 तक तुमको डटे रहना है। ठीक है। चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, ग्रेजुएशन के 1 साल बाद तक तुमको मेरे साथ रहना है। उसके बाद तो ना तुमको जो है बीपीएससी हम पास करवाएंगे।
ठीक है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता भी है, पोटेंशियल भी है, लड़की भी हो, ईबीसी ईबीसी कैटेगरी हो ना, है ठीक है, इतना तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। तुम अपने समाज, अपने इधर से इतिहास लिखोगे, गांव समाज से पहली जो है बीपीएससी क्रैक वाली लड़की रहोगे, बशर्ते 2 साल मेरे पास पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे? हाँ, तब हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता है। तो संप्रदायवाद में यही होता है। संप्रदाय में क्या होता है, एक धार्मिक जो है चेतना का विकास के लिए धर्म को आगे रख के क्या है, आपस में अपने धर्म को का क्या गुणगान करना, अपने धर्म के बारे में बेहतर करना, और दूसरे धर्म को निकृष्ट भाव से देखना, नीचा देखना। इसी में क्या होगा, जैसे कोई बोलेगा नहीं हिंदू धर्म बहुत बढ़िया है, कोई बोलेगा मुस्लिम धर्म बहुत बढ़िया है, कोई बोलेगा सिख धर्म बहुत बढ़िया है, तो आपस में हिंदू धर्म सिख धर्म से लड़ जाएगा, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से लड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक घटना होगा। इसी को बोलते हैं दंगा। क्या बोलते हैं? दंगा। हुआ था जी 89-90 में, याद है तुम लोगों किसी को? राजपुर वाले एरिया में हुआ था, इस वाले एरिया में कई परिवार जो है खत्म हो गए, कई लोग भाग गए, ठीक है, कई लोग जो है उस दंगे के चपेट में आ गए। ततारपुर में हुआ था यहाँ पे, ठीक है, भागलपुर में। भागलपुर का ऐसा इतना बड़ा घटना, अभी भी लोग जो है जेल में, अभी भी लोग कितने सारे वो हो गए। इसमें क्या, एक धर्म को दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, दूसरे धर्म को जो करने के लिए संप्रदायवाद का भावना बढ़ जाता है। और यहीं पे, यहीं से शुरुआत में आता है। कहाँ पे लिखे थे? 1916 के अधिवेशन से, क्योंकि यहाँ मुस्लिम धर्म को क्या है बहुत ज्यादा आगे प्रमोट कर दिया गया। और उसको जब जब किसी को क्या है, तुम दे रहे हो जो है ना खूब पूरा रसगुल्ला मलाई, उसको मेवा ये सब खिला रहे हो, उसके बाद अब जो है उसको जो है नमक रोटी खिलाओगे, कभी बर्दाश्त करेगा? है? तो वही चीज है, उसको पहले बहुत अधिकार दे दिए, बहुत कुछ दिए, उसके बाद अब जो अधिकार छीने लगे तो वो विरोध करेगा, और विरोध में क्या है, हिंसा होगा। और यहीं पे क्या है, आपसी तनाव होने से संप्रदायवाद को यहीं से बढ़ावा मिला, तो यहीं पे बीजारोपण हुआ जा चुका था। तो यही एक तरफ तो एकता को बढ़ा, हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ा, लेकिन क्या संप्रदायवाद को जो है वृद्धि हुआ। तो यही तुम्हारा क्या था, लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। तो ये चीज को समझना, इसमें जो है 1-2 पॉइंट और लिख लो, उसका कल पढ़ाएंगे तुम लोग को। होम रूल लीग, हाँ नहीं नहीं, अभी एक लाइन और लिखो। देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कांग्रेस और मुस्लिम लीग की निकटता के कारण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की निकटता के कारण असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन स्थगन 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 के दौर में रहा। स्थगन मतलब स्थगित का दूसरा रूप स्थगन, स्थगन के दौर में रहा। और असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही, और असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। और स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। तो 1920 में हम लोग देखते हैं कि 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ होता है तो उसमें मुस्लिम लीग ये सब क्या है, समर्थन उस रूप से नहीं दिए, और यहाँ पे जो समझौता बना था 1916 में, वह क्या हो गया, भंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल स्टेज में आ गया अपना देश ये चीज। अगला पॉइंट लिखो, मदन मोहन मालवीय ने, इस पॉइंट को याद रखना, कभी कभी एग्जाम पूछता है। मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस वो लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौते का विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। चलो अगला पॉइंट लेके छोड़ दो। अगला पॉइंट क्या रहेगा तुम्हारा,
होम रूल लीग आंदोलन 1916। स्वदेशी आंदोलन। हाँ स्वदेशी आंदोलन। छूट गया है। होम रूल लीग कोई हो गया। होम रूल गिरी शासन को होता है। होम रूल मतलब अपना शासन, स्वशासन। होम रूल आंदोलन 19, ठीक है कल इसको पढ़ाएंगे होम रूल आंदोलन। तो 1916 पढ़े। तुम लोग टाइम ले लेके पढ़ो, ठीक है टाइम ले लेके इसलिए पढ़े हैं क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत एज है और समय भी है, और अभी चीज को समझते जाओगे आगे चल के बहुत फायदा देगा। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एसएससी जीडी का कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है उसके बाद फिर आगे वो करेंगे। नया तुम कुछ कहना चाहती हो? हैं? साइमा से हुआ भेंट नया? कुछ बोली वो? तबीयत खराब सदमे में, वो तो ऑब्वियस सी बात है, कोई जब इतना मेहनत करके जाता है इसका सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत सदमे में तो रहना तो लाजमी है। अब क्या करोगे? हाँ? अरे आमना खाम बात कर रहे थे। आमना से रिजल्ट के लिए अंतर तो बता रहे थे ना सर, उसकी बहन ने अकेले लेकर देखो एसएससी जीडी में जो है उसका सिलेबस जो दिया हुआ है 4 पार्ट में दिया हुआ है, सामान्य बुद्धि क्षमता और तर्क शक्ति। इसमें क्या होगा तुम्हारा जो है, इसमें तो बहुत ज्यादा दिया है, मतलब क्या होगा मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य जानकारी, यही सामान्य ज्ञान और जानकारी में पूछा जाएगा जीके और जीएस। उसके बाद प्रारंभिक गणित, मैथ का प्रतिशत अनुपात रेशियो, ठीक है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद छूट टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब पूछा जाएगा मैथ में। अंग्रेजी और हिंदी में पूछा जाएगा, जिसमें इसको एसएससी जीडी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 घंटा में एग्जाम होगा और जो है तुम्हारा 160 नंबर का ये रहेगा, 160 नंबर रहेगा और 20-20 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 क्वेश्चन का रहेगा जीके और जो है जीएस, ठीक है 20 क्वेश्चन का रहेगा मैथ, 20 क्वेश्चन का रहेगा इंग्लिश हिंदी और 20 क्वेश्चन का रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है इतना रहेगा। तो तुम लोग को जो अभी जो पढ़ रहे हो उससे 2-3 लाभ मिलेगा, मैथ का इससे कमांड होगा और जीके जीएस का होगा और जो है साइंस का ये होगा, और इंग्लिश और हिंदी जो है, इंग्लिश और हिंदी के लिए शुरू में पढ़ाए थे ना, उसको भी कुछ दिन में कंटिन्यू करेंगे। अभी देखते हैं जीके जीएस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, तुम लोग से पूछते हैं, देखते हैं बन पाता है। जैसे जीके जीएस में एक क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब हालांकि मिथुन दिया था, देखते हैं और सब दे सकता है कि नहीं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताओ बताओ, उधर से पूजा बताएगी, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, बताओ पूजा। हाँ बताओ साहिल, सत्य शोधक समाज 1 सप्ताह पहले ये चीज आया था। ऑप्शन दे रहे हैं दीपक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरिदास ठाकुर, ज्योतिराव फूले, घासीदास। कौन थे? हाँ ज्योतिराव फूले 1773 में किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है साहिल से। साहिल क्वेश्चन का जवाब देना। 2015 ईस्वी में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? अरे उसको ही बोलने दो, किसका साहिल क्या गया था स्थापना? वित्त आयोग, नीति आयोग का जी। ऑप्शन नहीं समझ में तो बोलो सर ऑप्शन मत पूछिए। तो ऑप्शन था तुम्हारा नाबार्ड, सेबी, नीति आयोग, आरबीआई। नीति आयोग ये भी पढ़ाए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब शिवरानी देगी, तुम बड़ी हो शिवरानी। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है
तो 1.5 वर्ष के तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। कितना? 6 से 14। कितना है? 6 से 14। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। कोई है क्या? हाँ हाँ आओ बैठो। हाँ, बिहार पुलिस का बैच चल ही रहा है। बिहार पुलिस में अभी जो मॉर्निंग में चलता है, मॉर्निंग में 9:30 से चलता है 11:30 तक। उससे पहले तो नहीं चलता है। तुम अभी 10 मिनट बैठो ना, अभी 11:07 हो रहा है। कहाँ से आई हो तुम? हाँ हाँ, चंदेरी से। तो अभी बिहार पुलिस का बैच आने वाला है। अभी 38,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी अभी जो है, जैसे ये है, इसमें कई सारे बच्चे बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे। ठीक है, जिसमें ये शिवरानी देगी, आयुषी देगी, ये सब देगी। 6-7-8 बच्चे हैं। तो बिहार पुलिस का यही बैच चल रहा है। इसमें क्या है, 2 घंटा पढ़ाते हैं। 1 घंटा कंसेप्ट चलता है यूपीएससी बीपीएससी का, और दूसरा चलता है वनडे वाला। वनडे एग्जाम में चलता है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी जीडी। तो अभी जो सेकेंड स्लॉट जो चल रहा है, सेकेंड स्लॉट इसी में चल रहा है, बिहार पुलिस में ही चल रहा है। और दोनों का एक ही फी है, कोई फी ज्यादा नहीं। लड़कियों के लिए 300 रुपया फी है और लड़कों के लिए 400 रुपया फी है। इसी में 400-300 में 2 घंटा पढ़ाते हैं। 1 घंटा फैक्ट पढ़ाते हैं, कंसेप्ट, 1 घंटा फैक्ट। तो यही बैच है। हाँ 9:30। तुम अपना हमको नंबर दे दो, और जो कुछ वो होगा तो तू हमको बता देना। इसमें अपना नंबर लिख दो, या फिर मेरा नंबर ले लो, कॉल तुम कर लेना। और भी कुछ डिटेल होगा, जानकारी, तो इसमें कर देंगे। लो इसमें लिखो, नहीं तो क्लास करोगे। थोड़ा देर बैठो तो बैठो। लो अर्चना, इस बगल में 2 बैठना है। ठीक है, तो यही बैठो, इधर बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो। तो यही क्वेश्चन एक साहिल पूछा गया था, इसका जवाब अभी जो है दे दिए सब। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है कि जो है शिक्षा का अधिकार जो है दिया हुआ है। उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, पूछते हैं। ये जो है 2024 में एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखो, अब अगले साल का थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चन करते हैं, ताकि तुम लोग को भी समझ में आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे एक पूछा गया है, और कौन सी? एसएससी जीडी। तुम्हारा से नया क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ डेसिबल। किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ये देखो एसएससी जीडी में पूछा गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका अभी जवाब जो है देंगे। इसका मतलब तुम पहले से तैयारी कर रही हो। दी थी बिहार पुलिस का? क्या हुआ था? नहीं हो पाया। अब एक बात, तो क्या नाम बोली तुम ना? लूसी। एक चीज लूसी समझ में आया गया होगा कि अब जो है मेहनत और ज्यादा करना पड़ेगा। और क्या है कि दूसरा क्या, अब कोई सेटिंग गेटिंग, कोई चोरी चकारी नहीं होता है। ठीक है, अभी हमारे क्लासरूम के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसमें पीछे जो मिथुन है ये सिलेक्ट हुआ, और कई सारे लड़की का होता, लेकिन लड़की सब जो है थोड़ा सा गंभीर नहीं हुई, लगता है OMR में कुछ कर दी, या फिर 1-2 नंबर से रह गया। तो क्या है कि अभी जैसे तैयारी किया हुआ है तुम्हारा, और थोड़ा सा रिदम करोगी, 2025 के चुनाव से पहले बहुत वैकेंसी आने वाला है। इसमें क्या है, 6 लाख प्लस वैकेंसी आएगा। और जिसमें क्या है कि जो है लड़कियों के लिए, और इसके लिए क्या है कि 38,000 प्लस बिहार पुलिस का वैकेंसी आएगा। तो उसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ ना। जो कमजोरी है उसको दूर करोगे तो उसमें हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? इसका जवाब कौन देगा? आयुषी बताओ, किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? हाँ बताओ आयुषी, बोल। हाँ, इसमें ऑप्शन भी देना है? उधर से बताओ साहिल। अच्छा ठीक है, ऑप्शन अगर मांगते हो, कोई बताओ कि आंसर कोई बता सकता है? इसलिए बोली कोयल। तुम्हारा पूजा, तुम्हारा नेहा, तुम्हारा, तुम लोग का ऑप्शन बता रहे हैं। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम। देखो 2 याद रखना, सबसे ज्यादा शिक्षा का दर जो है कहाँ पर है? केरल में ही। पुरुष में भी है, महिला में भी है। और सबसे ज्यादा शिक्षा का बात आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आ जाएगा तो क्या आ जाएगा?
घनत्व तो बिहार आ जाएगा, और सबसे जनसंख्या ज्यादा आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस बात की, इस चीज को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? अमृतसर की संधि 1810, 1811, 1809, 1808। 1809 में हुआ था। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसका जवाब हमको देगी अर्चना, इसका जवाब देगी। ठीक है अर्चना, हालांकि तुम एसएससी जीडी भरी नहीं हो, लेकिन ये तुम पढ़ी हो, इसलिए जवाब तुम ही दोगे। संविधान सभा ने किस तारीख को भारत के संविधान को अपनाया? एक होता है अपनाना, एक होता है लागू करना। बताओ, यहाँ देखो दोनों ऑप्शन है अर्चना, फिर तो तुम गलत कर दोगे। अंगीकृत अथवा कृत, अंगीकृत आत्मार्पित मतलब क्या? 2 तारीख है, एक है 26 नवंबर 1900, एक है 26 नवंबर 1949। ठीक है, और दूसरा मिथुन क्या तारीख है? ठीक है, दोनों डेट है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि वहां 26 जैसे देखे मार दोगे, तो इस दिन क्या हो गया था कि जो है अंगीकृत आत्मार्पित किया था। जब तुम लोग उद्देशिका पढ़ोगे, भारत के संविधान का प्रेमबल पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पे नीचे यही डेट लिखा रहता है। और लागू हुआ था कब से? इसी बात पे हमको बताएगी, ये बताएगी अर्पण कि आखिर 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ? 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? हाँ? हाँ? हम बताओ, नया बताओ, नया बताओ। तुम लोग 26 जनवरी को झंडा फहराती हो ना? उस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? इंडिपेंडेंस डे की रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे। ठीक है, क्योंकि संविधान जो है हम लोग का लागू हुआ था। ठीक है, मतलब हम लोग को क्या है, भारतीय रिपब्लिक का दर्जा मिला था, और रिपब्लिक हम लोग यहाँ से मनाते हैं। तो आखिर 26 जनवरी का तक क्यों चुना गया? 26 के जगह जो है 30 भी हो जाता था, 1 भी हो सकता था, 15, चाचा नेहरू का 14 तारीख को और भी 14 जनवरी कुछ था, तो उसमें दिन कर सकते थे, लेकिन 26 को ही क्यों चुना गया? बताओ साहिल, बताओ, बताओ शिवरानी, ये अंदर का बात है। बताओ अर्चना, बताओ उधर से दीपक, बताओ मिथुन। 1930 के करीब उसी डेट में, यानी कि 30 जनवरी को फहराया गया था झंडा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फहराया गया था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, और इसका अध्यक्षता क्या थे, कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। किसका मांग किए थे? पूर्ण स्वराज। और यहीं से आगे चल के 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराए थे। ठीक है, और यहाँ पहली इतिहास में इस प्रकार से झंडा फहराया गया, और इसी तिथि को याद करने के लिए हम लोग जो है क्या 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इसके पीछे यही लॉजिक था। ठीक है, तो ये जवाब हो गया। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं बताओ? स्पीडी निकालो तो मिथुन, खेल वाला उसमें भी दिया है और हम पढ़ाए भी हैं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, क्रिकेट। स्पीडी निकालो। लूसी तुम्हारे पास ये बुक है? इसको लेके आना है कल से। देख रहे हो, अच्छे से जो मेहनती बच्चा सब है उस सब के पास ये वाला बुक है। लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है, पेज नंबर यहाँ पर है, ये वाला इसमें पेज नंबर 54 में खेलों संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी।
इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है लिएंडर पेस जो है टेनिस से संबंधित है। और ये टेनिस कौन टेनिस मिथुन? एक होता है लॉन टेनिस, एक होता है टेबल टेनिस। हाँ लॉन टेनिस, जिसमें क्या है, सानिया मिर्जा का नाम सुना तुम लोग? सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती है? हाँ, तो वही चीज को ध्यान रखना है। लिएंडर पेस जो है वो लॉन टेनिस ही खेलते हैं, और टेबल टेनिस होता है ऐसे वाला, मनिका बत्रा का नाम तुम लोग सुने होंगे, उनका नाम है। तो यही सब क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा एसएससी जीडी में, इसको भी हम लोग करेंगे। अब जो है हम लोग करते हैं थोड़ा सा, टाइम देखो तो कितना हुआ है, 11:17 हुआ है नहीं? तो चलो हम लोग जो है एक टॉपिक इसका करेंगे तो समय बहुत निकल जाएगा। एक टॉपिक इसका करते हैं, कथा सरित सागर सोमदेव। एक टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि उसको करवाए दिए हैं, दरोगा क्वेश्चन अब करते हैं, बिहार दरोगा। ग्रेजुएशन हो गया लूसी? वाह, दरोगा का फॉर्म आएगा, भरोगी? हाँ, देखो यही दरोगा का क्वेश्चन बैंक है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन का जवाब दे पाती होगी ना, और सब लड़का से पूछते हैं। इसी के साथ ही फिर से जो अर्चना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बताओ बिना ऑप्शन के। कैबिनेट मिशन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? मिथुन बता सकते हो? उधर से बताओ, काजल बताओ। हाँ तुम बताओ, इसवी खाली बता दो, इसवी खाली। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का तुम तो नहीं बता पाओगे, अभी नए हो। और मिथुन बता सकता, आयुषी बताओ संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नया बताओ। हाँ तुम बताओ, कैसे तुम्हारा निकलेगा बिहार पुलिस, बताओ। ये कितना बार पढ़ा है? ऑप्शन देते हैं, 1944, 45, 46, 47। 1946 में। इतना आसान क्वेश्चन है, तुम लोग बता नहीं पा रहे हो। संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। और यही आगे चल के हम लोग देखते हैं, प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो 46 सब याद कैसे नहीं है, बताओ ये सब चीज। चलो एक क्वेश्चन जो है 1929 पढ़ाए थे, 30 पढ़ाए थे, 30 में अधिवेशन नहीं हुआ था, 31 में अधिवेशन हुआ था। यही दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जवाब देगी कौन देगी? इसका जवाब देगी शिवरानी। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? परसों तरसों ये समझाया, तुम लोग को याद करवाया। और फिर अर्चना से पूछेंगे, देखो अर्चना तुरंत कॉपी खोलने लगे, ये सब गलत आदत है अर्चना। बताओ साहिल, बताओ। साहिल ने बताया, साहिल भी देख लिया है। आयुषी बताओ, दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? बताओ। घर में तुम पढ़ी थी कल 1 घंटा? तो कैसे जवाब नहीं दे पा रही हो? तुम बताओ। और ये क्या नाम, काजल बताओ। पूजा बताओ इधर से। तुम नया बताओ, तुम बताओ सिंपल, उधर से बताओ तो। 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मिथुन बताओ तुम। तो मिथुन इतना फिजिकल कर रहा है तुम। कॉपी अर्चना तुम बताओ। कॉपी खोलो, कॉपी में लिखवाए हैं, कॉपी खोलो तो। मूल अधिकार का मांग भी लिखवाए, देखो लिखा हुआ है, खोलो तो जरा कॉपी। हाँ, कराची अधिवेशन। 2 दिन पहले भी अर्चना को तो बार बार ये चीज हम पढ़ा रहे हैं, और यही अर्चना एग्जाम में आ जाएगा। देखो ये भी इसको याद नहीं कि हिस्ट्री हम कहाँ लिखे हैं, एजुकेशन का, इसका मतलब घर में पढ़ाई नहीं हो रहा है। नहीं तो अपना नोट्स रहेगा, एक बार में निकल जाएगा अपना नोट्स कि कहाँ पर क्या चीज पढ़ाए हैं। मतलब तुम्हारा ही नोट्स है ना अर्चना, इसका मतलब घर में रिवीजन नहीं हो रहा है। टॉपिक कहाँ पर तुम निकालो तो बनाइए।
देखो लिखा हुआ है ना, देखो साफ साफ लिखा हुआ है 1931 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार की मांग है। तो तुम तो कॉपी खोल खोल के बताए, तुमको जब लिखवाए हैं, अच्छा नहीं देखे थे, अच्छा तुमको जब लिखवाए हैं तो इसका मतलब शिवरानी को भी लिखवाए होंगे, रश्मि को भी लिखवाए होंगे, उधर अर्चना और ये सबको भी लिखवाए होंगे। तो जब सबके कॉपी में लिखा हुआ है, तुम लोग फिर गलत जवाब कैसे देती हो बताओ? अभी 6 से 14 वर्ष वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उसी में एक क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया, ठीक है, बताओगे अभी क्वेश्चन वहां पे ऑप्शन दिए थे एसएससी जीडी में, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख करता है, मूल कर्तव्य का? अभी जस्ट बताओ लूसी, मूल कर्तव्य का उल्लेख साहिल बताओ भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नीति निषेध तत्व किस में है फिर? हाँ? भाग 4 को बोलो, भाग 4 को में क्या है? मूल जन कर्तव्य मूल अधिकार भाग 3 में है। बताओ, वहां दोनों ऑप्शन रहेगा, और यही 51 को में था ना, 51 को एसएससी जीडी में देखो वही क्वेश्चन पूछा गया था, और वही क्वेश्चन देखो दरोगा में पूछा गया था। तो यहाँ याद रखना मूल कर्तव्य किसमें? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, 51 को, अनुच्छेद 49 किसमें है? 51 को। और अभी एसएससी जीडी में यही क्वेश्चन पूछे थे ना जस्ट तब, तो देखो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि नहीं एक दूसरे से, तो उसको पढ़ोगे इसको पढ़ोगे तो वो निकलेगा कि नहीं बताओ, या उसको पढ़ोगे तो वो ये निकलेगा कि नहीं? इधर गया क्वेश्चन, ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन बताना। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? बाखरा नंगल तो परियोजना है ना जी, बोले नदी पे, हाँ महानदी बोलो, हाँ तो उस नदी पर है ये चीज है। अच्छा ठीक है अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? अधातु, क्वेश्चन को समझो, वहां धातु नहीं पूछे हैं। अगर देखो धातु अगर पूछा जाएगा तो क्या मारोगे? और अधातु पूछा जाएगा तो यहाँ ध्यान रखना, धातु जो है एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा? पारा, द्रव अवस्था में। और एकमात्र अधातु है जो कि क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। तो वहां मिथुन साहिल सब जो क्वेश्चन को ध्यान रखना, एक होता है धातु एक होता है धातु, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग देना, क्योंकि वहां ऑप्शन में दोनों रहेगा। कोई और है क्या? कोई गाना वाना कहीं लगता चला रहा है एकदम। चलो अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था क्या था वो? हाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये घटना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। हाँ इसी तरह देखो वनडे के एग्जाम में क्या है कि कुछ भी वनडे पूछ सकता है, वहां इसमें पूछ देगा, तब क्या करोगे? 3 दिसंबर 1884, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखो कल पढ़ाए थे, कल या परसों पढ़ाए थे, भारत में प्रथम पढ़ाए थे, देखो दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर बिहार दरोगा में। और कब पूछा गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे 2020 में बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा मेंस में 29/11/2020 को पूछा गया था।
क्वेश्चन ये था कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, बताओ साहिब। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता बताओ। रश्मि तुम आई थी ना? बताओ रश्मि, तुम्हारे कॉपी में उस दिन हम करवाए भी थे और ये चर्चा भी की थी, दरोगा में पूछा गया था। इसको तुम लोग अच्छे से ध्यान रखना। प्रथम को किधर है, खोलो तो मिथुन प्रथम वाला। भारत में प्रथम था ना, किधर है? अभी 63 के आसपास था। 63 में। हाँ देखो यहाँ पर है ना, देखो तो यहाँ क्वेश्चन जो लिखवाए थे, यहाँ पे लिखवाए थे भारत के लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे। देखो ऐसा ही देखो, रश्मि जो है टिक भी मारी है, रश्मि हाईलाइट भी की है। विपक्ष के नेता लोकसभा कौन थे, राम सुभाग सिंह। और देखो यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता थे। अब तुम लोग पढ़ के बताओ, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तो कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। घर में रिवीजन करती हो रश्मि? चलो अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका जवाब देगी जो है, इसका जवाब देगी अर्पण, देगी इसका जवाब। ठीक है अर्पणा बताओ, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में, अच्छा कौन सा ऐसा नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? बताओ लूसी बताओ। नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये सब एस्चुरी का निर्माण करती है, क्योंकि डेल्टा किसको बोलते हैं? जैसे तुम लोग अर्पण, तुम्हारे घर मधेपुरा है ना, तुम जैसे गंगा जी होते हुए जाओगे तो बीच में नदी से जो उग जाता है ना नदी के बीच में, वो क्या है? वो धीराज इसको बोलते हैं। वो सब क्या है कि नदी को काटते हुए जो आता है, मट्टी को काटते हुए, वही गाद रहता है, वही सिल्ट रहता है, और वही चलकर डेल्टा का निर्माण होता है। आगे चलकर बंगाल खाड़ी में मट्टी सब जमा होता है, वही जाके डेल्टा बनता है, बहुत उपजाऊ होता है ये सब चीज। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती जो जाती है यहाँ से, यहाँ पे क्या, ये पहाड़ी होते हुए जाती है। ठीक है, तो पहाड़ को काट नहीं पाएगा, मट्टी ले जाएगा नहीं, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करेगा। और ये सब जो नदी होता है मिट्टी होके जाती है, इसीलिए क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती है। और सबसे विश्व का बड़ा डेल्टा कौन सा है? देख रही है, सुंदरबन डेल्टा। तो यही नदी जो पश्चिम की ओर जाती है, नर्मदा ताप्ती, ये किसका निर्माण करती है? डेल्टा का नहीं, एस्चुरी बनाती है ये चीज। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का कौन बहुत बड़ा फैन है जी? कोई है क्रिकेट का फैन? साहिल, ये शाहरुख, तुम देखते हो क्रिकेट? और कोई लड़की देखती है क्रिकेट? हाँ तुम देखती हो अर्चना क्रिकेट? अभी टेस्ट सीरीज चला, नहीं देखते हो? कोई नहीं देखते क्रिकेट जी? ठीक है, तो मिथुन से ही संबंधित एक क्वेश्चन है, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रिकेट में, टेनिस में, निशानेबाजी में, नेटबॉल में। अब देखो, जिसको क्रिकेट में रुचि हो या कभी खेला होगा, बुमराह का बॉलिंग सब देखे हो, एक ओवर में जो है एक बॉल 2 बॉल यॉर्कर मारेगा ही मारेगा। ठीक है, एकदम यॉर्कर बॉल होता है, पैर पे एकदम लगता है, और वहां पे क्या कि वो अगर छूटा तो तुम्हारा एकदम क्लीन बोल्ड किल्ला उड़ा देगा, उसको बॉल को बचाना पड़ता है। वही धोनी जो उस बॉल को 6 मार देता है हेलीकॉप्टर शॉट में, तो यही मार्कर पड़ता है। चलो और 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जवाब देना, फिर क्लास खत्म करेंगे। अच्छा ठीक है, 2 क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। 8 मार्च को। ठीक है, 14 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, अच्छा बस क्लास खत्म हो गया। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बताओ। जनसंख्या घनत्व, न कि वो लिंगानुपात, वो क्या होता है, वो जन्म दर घनत्व का नहीं, जनसंख्या घनत्व।
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वहां पे लोग क्या है, बहुत कम कम जो है दूरी दूरी पर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश। और ये क्या है कि जो है अगर देखा जाए तो ये जो है पॉलिटिकली और फिजिकली बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पहाड़ी वगैरह है, डेजर्ट वगैरह टाइप से है। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी सब होता है, मौसम प्रतिकूल रहता है। और वहाँ पे क्या है, बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पे क्या है कि चाइना और तिब्बत और म्यांमार तीनों का मिलता है। ये वाला एरिया पहले तिब्बत का था, जिसको चाइना ऑक्यूपाइड कर लिया, और ये वाला एरिया म्यांमार का, और ये भारत का एरिया है। तो यहाँ पे 3 कंट्री का संगम होता है, भारत का, म्यांमार का, चाइना का, इसलिए ये सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ ये सब भी है, और जलवायु यहाँ का बहुत प्रतिकूल है। और यहाँ पे क्या पहाड़ी वगैरह है, यहाँ पे खान पान उस तरह का नहीं हो पाता, इसलिए ये सब देख के वहाँ पे लोगों को क्या है, मेहनत तो बहुत कम है। ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू क्लास।